2022 में ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्टों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने एक छोटे से पार्टिकल को टाइम में पीछे भेज दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। वो पार्टिकल अपने पास्ट में चला गया। और सबसे कमाल की बात यह थी कि कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई पैराडॉक्स नहीं बना, यूनिवर्स नहीं फटा, सब कुछ नॉर्मल रहा। और जब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इसे देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों में ही नहीं है, ये असल में पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर टाइम ट्रैवल इतना ही पॉसिबल है तो हम अभी तक टाइम मशीन क्यों नहीं बना पाए? और क्या सच में कभी हम ऐसी कोई टाइम मशीन बना पाएंगे जिसमें बैठकर हम अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकें? आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और इन तरीकों को मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि टाइम ट्रैवल तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। 1991 की बात है। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर रिचर्ड गॉट अपने ऑफिस में बैठे कुछ कैलकुलेशंस कर रहे थे। वो स्टडी कर रहे थे यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में, और अचानक उनके सामने कुछ ऐसा आया जिसने उन्हें चौंका दिया। उनकी मैथमेटिक्स बता रही थी कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब ये समझने के लिए पहले एक बात समझनी पड़ेगी। जब हमारा यूनिवर्स बना था बिग बैंग में, तो सब कुछ बहुत गर्म था। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ फैलना शुरू हुआ, और जैसे जैसे फैला वैसे वैसे ठंडा होता गया। अब आपने क्या देखा होगा ना कि जब गर्म चीज बहुत तेजी से ठंडी होती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। जैसे गर्मियों में बाहर रखा गर्म कांच का गिलास हो और आप उसमें अचानक फ्रिज का ठंडा पानी डाल दो तो क्या होगा? वो चटक जाएगा ना, उसमें दरारें आ जाएंगी। बस यही हुआ हमारे यूनिवर्स के साथ। जब वो बहुत तेजी से फैला और ठंडा हुआ तो स्पेस में कुछ जगहों पर दरारें बन गई, और इन दरारों को साइंटिस्टों ने नाम दिया कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। अब इन कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की सबसे क्रेजी बात यह है कि ये दिखती तो एक पतली सी लाइन की तरह है, लेकिन इनका वजन इतना ज्यादा है कि एक छोटी सी कॉस्मिक स्ट्रिंग जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर लंबी हो, उसका वजन पूरे हिमालय पर्वत जितना होता है। जस्ट इमेजिन करो, एक पतली सी चीज और उसका वजन पूरा पहाड़ जितना। अब रिचर्ड गॉट ने सोचा कि अगर दो ऐसी कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से गुजरें बहुत तेज स्पीड में तो क्या होगा। और जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो जवाब इतना शॉकिंग था कि उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ। उनकी मैथमेटिक्स बता रही थी कि जब दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो उनके बीच में स्पेस इतना मुड़ जाता है कि एक शॉर्टकट बन जाता है टाइम में। और अगर कोई स्पेसशिप उस शॉर्टकट से गुजरे तो वो अपने ही पास्ट में पहुंच सकती है। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, स्पेस कैसे मुड़ता है और मुड़ने से टाइम ट्रैवल कैसे हो जाता है। तो चलो इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पूरी बात को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। मान लो आपके पास एक कागज की शीट है। अब उस कागज पर आप 2 डॉट्स बनाओ। एक डॉट बनाओ बाईं तरफ और लिख दो उसके पास A, और दूसरा डॉट बनाओ दाईं तरफ और लिख दो B। अब मान लो एक चींटी है जो A वाले डॉट पर बैठी है और उसे B वाले डॉट पर जाना है। तो नॉर्मली वो क्या करेगी? वो पूरे कागज पर चलकर जाएगी ना, लंबा सफर तय करेगी। लेकिन अब एक काम करो, उस कागज को मोड़ो। धीरे धीरे मोड़ते जाओ ऐसे कि A वाला डॉट और B वाला डॉट एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएं। और जब वो दोनों डॉट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएं तो उन्हें कनेक्ट कर दो। अब चींटी को क्या करना पड़ेगा? उसे बस एक छोटा सा कदम उठाना पड़ेगा और वो A से सीधे B पहुंच जाएगी। चींटी ने खुद तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, लेकिन कागज मुड़ने की वजह से दोनों जगहें पास आ गईं, तो चींटी को लंबा सफर नहीं करना पड़ा। अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो स्पेस पर। जब 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो वो इतनी भारी होती हैं कि वो स्पेस को मोड़ देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कागज मोड़ा था। और जब स्पेस मुड़ता है तो 2 अलग अलग जगहें और 2 अलग अलग टाइम्स पास आ जाते हैं। तो अगर कोई स्पेसशिप सही जगह से गुजरे तो वो एक शॉर्टकट ले सकती है, और वो शॉर्टकट उसे टाइम में भी पीछे ले जा सकता है। गॉट ने ये सब कैलकुलेट करके एक पेपर लिखा और उसे पब्लिश किया, और जब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इसे पढ़ा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मैथमेटिक्स बिल्कुल सही थी। पहली बार किसी ने साबित किया था कि पास्ट में जाना मैथमेटिकली पॉसिबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, हमें अभी तक कोई कॉस्मिक स्ट्रिंग मिली नहीं है। हम जानते हैं कि वो होनी चाहिए क्योंकि जब यूनिवर्स बना तो वो बननी चाहिए थी, लेकिन हमने अभी तक देखी नहीं।
हो सकता है हम गलत जगह देख रहे हों या हो सकता है वो बहुत दूर हों, लेकिन थियोरेटिकली ये तरीका काम करता है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो इससे भी ज्यादा मजेदार है। 1994 का साल था। मैक्सिको सिटी में एक युवा फिजिसिस्ट मिगुएल अल्कुबिएरे अपने घर में टीवी देख रहे थे और वो देख रहे थे स्टार ट्रेक। अब स्टार ट्रेक एक साइंस फिक्शन शो है जिसमें एक स्पेसशिप होती है यूएसएस एंटरप्राइज, और वो स्पेसशिप वॉर्प स्पीड में ट्रैवल करती है, यानी लाइट से भी तेज। अब हम सभी जानते हैं कि आइंस्टाइन ने कहा था कि कुछ भी लाइट से तेज नहीं जा सकता, ये यूनिवर्स का एक नियम है। लेकिन अल्कुबिएरे स्टार ट्रेक देखते देखते सोचने लगे कि क्या कोई तरीका हो सकता है जिससे हम इस नियम को तोड़े बिना भी लाइट से तेज जा सकें। और फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया, एक ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम स्पेसशिप को तेज नहीं चला सकते तो क्यों ना हम रास्ते को ही शॉर्ट कर दें। अब ये आइडिया समझने के लिए हम वापस जाते हैं उसी कागज वाले उदाहरण पर। याद है ना वो ए और बी वाले 2 डॉट्स? अब उस उदाहरण में हमने क्या किया था, हमने पूरे कागज को मोड़ा था। लेकिन अब अल्कुबिएरे ने सोचा कि अगर हम पूरे कागज को ना मोड़ें बल्कि सिर्फ कागज के कुछ हिस्से को ही मोड़ें तो क्या होगा। तो फिर से सोचो, वही कागज है, उस पर ए और बी 2 डॉट्स हैं। अब चींटी ए से बी जाना चाहती है, लेकिन इस बार हम पूरा कागज नहीं मोड़ेंगे। हम ये करेंगे कि चींटी के पीछे वाले कागज को हम खींचकर फैला देंगे और आगे वाले कागज को हम सिकोड़ देंगे। तो क्या होगा, जब पीछे का कागज फैलेगा तो वो चींटी को आगे की तरफ धकेलेगा, और जब आगे का कागज सिकुड़ेगा तो बी वाला डॉट चींटी के और पास आ जाएगा। तो चींटी बहुत तेजी से पहुंच जाएगी बिना खुद ज्यादा चले। बस यही कॉन्सेप्ट है अल्कुबिएरे ड्राइव का। अब इसे स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लो तुम्हारी एक स्पेसशिप है और तुम्हें पृथ्वी से अल्फा सेंटोरी जाना है जो 4 लाइट ईयर्स दूर है। अब नॉर्मली अगर तुम लाइट स्पीड में भी जाओ तो तुम्हें 4 साल लगेंगे, लेकिन अल्कुबिएरे ने कहा कि नहीं, हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं। हम स्पेसशिप के पीछे वाली स्पेस को फैला देंगे और आगे वाली स्पेस को सिकोड़ देंगे। तो क्या होगा, पीछे की फैली हुई स्पेस स्पेसशिप को आगे की तरफ धकेलेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे का फैला हुआ कागज चींटी को धकेल रहा था। और आगे की सिकुड़ी हुई स्पेस का मतलब है कि अल्फा सेंटोरिया 4 लाइट ईयर्स दूर नहीं है, बल्कि शायद सिर्फ 1 लाइट ईयर दूर है। तो स्पेसशिप बहुत तेजी से पहुंच जाएगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि स्पेसशिप ने खुद तो लाइट स्पीड की लिमिट तोड़ी नहीं, क्योंकि स्पेसशिप अपनी जगह पर ही है, वो खुद तो ज्यादा तेज नहीं चल रही, बस स्पेस ही मूव हो रही है। पीछे वाली स्पेस फैल रही है और आगे वाली सिकुड़ रही है। तो स्पेसशिप बिना आइंस्टाइन के नियम तोड़े भी बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही है। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। आपने एयरपोर्ट में वो मूविंग वॉकवे देखा होगा ना, वो फ्लोर जो खुद ही चलती रहती है। अब अगर आप उस पर खड़े हो जाओ तो आप आगे बढ़ रहे हो बिना चले। आप खुद तो चल नहीं रहे, लेकिन फ्लोर चल रही है तो आप भी आगे जा रहे हो। बस यही है अल्कुबिएरे ड्राइव। स्पेस ही मूव कर रही है और स्पेसशिप उसके साथ जा रही है। अल्कुबिएरे ने ये पूरा कैलकुलेट किया और एक पेपर लिखा, और जब ये पेपर 1994 में पब्लिश हुआ तो पूरी दुनिया में धूम मच गई। नासा के साइंटिस्ट भी बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये काम कर गया तो हम दूर के स्टार्स तक पहुंच सकते हैं, इवन दूसरी गैलेक्सीज तक। 2012 में नासा के एक साइंटिस्ट हैरोल्ड वाइट ने इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया। उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए और पाया कि अगर हम डिजाइन में कुछ चेंजेस करें तो शायद ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है एनर्जी। स्पेस को फैलाने और सिकोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितनी? इतनी कि शायद हमारी पूरी गैलेक्सी में मौजूद सारी एनर्जी भी कम पड़ जाए। और सिर्फ एनर्जी ही नहीं, हमें एक स्पेशल टाइप की एनर्जी चाहिए जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जी क्या भला है? देखो, नॉर्मल एनर्जी तो हम सभी जानते हैं। बल्ब जलती है तो एनर्जी यूज होती है, गाड़ी चलती है तो एनर्जी यूज होती है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी एक अलग ही चीज है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो ग्रेविटी के उल्टा काम करती है। नॉर्मल ग्रेविटी चीजों को खींचती है ना, लेकिन नेगेटिव एनर्जी चीजों को धकेलती है, स्पेस को फैलाती है। अब सवाल ये है कि क्या नेगेटिव एनर्जी रियल है या ये सिर्फ एक कल्पना है? तो जवाब है कि हाँ, ये रियल है। 1948 में एक डच साइंटिस्ट हेनरिक कैसिमिर ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम 2 मेटल की प्लेट्स लो और उन्हें बहुत करीब रखो वैक्यूम में, तो उनके बीच एक अजीब सी फोर्स आएगी और वो फोर्स उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचेगी, और ये फोर्स नेगेटिव एनर्जी की वजह से होगी। अब 50 सालों तक लोगों ने सोचा कि ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन 1997 में स्टीव लेमोरियो नाम के एक साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। उन्होंने 2 प्लेट्स ली और उन्हें बहुत करीब रखा।
और सच में वो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिंची। मतलब नेगेटिव एनर्जी रियल है, हम इसे लैब में देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमाउंट बहुत कम है। जितनी नेगेटिव एनर्जी हम अभी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो इतनी कम है कि एक चींटी को भी हिला नहीं सकती। और अल्क्यूबेरिया ड्राइव बनाने के लिए हमें जितनी चाहिए वो इतनी ज्यादा है कि फिलहाल तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी ये एक शुरुआत है। अब चलते हैं कुछ ऐसी चीजों की तरफ जो असल में हो रही हैं। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी फिजिक्स लैब है सर्न, यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये लैब स्विट्जरलैंड में है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है जिसे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं। ये एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो जमीन के नीचे बनी हुई है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, इतने छोटे कि आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और फिर उन्हें इस 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में घुमाते हैं और इतनी तेजी से घुमाते हैं कि वो लाइट की स्पीड के बराबर तेज हो जाते हैं। और फिर एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, जब वो पार्टिकल्स इतनी तेजी से चलते हैं तो उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। अब आप सोचोगे कि भाई ये कैसे पता चलता है? तो देखो, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम समय तक जिंदा रहते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जो नॉर्मली सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन जब उसे बहुत तेज किया जाता है तो वो 10 सेकंड तक जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो हो गया। मतलब उस पार्टिकल के हिसाब से तो सिर्फ 1 सेकंड ही गुजरा, लेकिन हमारे हिसाब से 10 सेकंड गुजर गए। तो उस पार्टिकल ने एक तरह से टाइम ट्रैवल किया, वो अपने फ्यूचर में आ गया। अब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रोज हो रहा है। सर्न में हर दिन साइंटिस्ट इसे देखते हैं और ये साबित करता है कि टाइम ट्रैवल रियल है, बस अभी हम छोटे स्केल पर करता रहे हैं। और देखो, एक और मजेदार बात, जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता है तो वो भी थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करता है। कैसे? क्योंकि स्पेस स्टेशन बहुत तेजी से घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, 1 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, तो उसके लिए टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। और जब वो वापस पृथ्वी पर आता है तो वो थोड़ा सा फ्यूचर में आता है। अब डिफरेंस बहुत कम है, शायद कुछ मिली सेकेंड्स का, लेकिन होता है। रशिया का एक एस्ट्रोनॉट है सर्गेई क्रिकलेव, उसने अपनी पूरी लाइफ में 803 दिन स्पेस में बिताए और जब वो वापस आया तो कैलकुलेशंस के हिसाब से वो लगभग 0.02 सेकंड फ्यूचर में था। मतलब बाकी लोगों के मुकाबले उसके लिए टाइम थोड़ा कम गुजरा। तो टेक्निकली वो एक टाइम ट्रैवलर है और दुनिया का सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान। अब बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सिमुलेशन बनाया और उस सिमुलेशन में उन्होंने दिखाया कि एक पार्टिकल अपने ही पास्ट में जा सकता है और अपने आप से मिल सकता है। और सबसे कमाल की बात यह थी कि कोई पैराडॉक्स नहीं बना। अब आप सोचोगे कि भाई अगर कोई अपने पास्ट में जाए तो पैराडॉक्स तो बनना ही चाहिए ना, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर मैं पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार दूं तो फिर मेरे पापा पैदा नहीं होंगे, और अगर मेरे पापा पैदा नहीं होंगे तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मार कैसे सकता हूं? ये एक लूप बन जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्टों ने दिखाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक पार्टिकल अपने पास्ट में जाता है तो वो ऐसे तरीके से इंटरैक्ट करता है कि कोई पैराडॉक्स नहीं बनता। यूनिवर्स खुद ही ऐसे एडजस्ट हो जाता है कि सब कुछ कंसिस्टेंट रहे। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि साइंटिस्टों ने इसे कर दिखाया। उन्होंने एक पार्टिकल को टाइम में पीछे भेजा, भले ही बहुत छोटे स्केल पर, लेकिन किया। और 2023 में गूगल की एक टीम ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने क्वांटम कंप्यूटर में कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए टाइम को रिवर्स किया। अब ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन सोचो, आज हम माइक्रो सेकेंड्स कर रहे हैं, कल शायद सेकेंड्स कर लें, परसों शायद मिनट्स, और फिर कौन जानता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, आप सभी एक तरह से टाइम ट्रैवलर्स हो। कैसे? देखो, जब भी आप मूव करते हो तो आपके लिए टाइम थोड़ा अलग हो जाता है। जब आप कार में बैठे हो और दूसरा आदमी सड़क पर खड़ा है तो आप दोनों थोड़ा अलग स्पीड में टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब आप प्लेन में उड़ रहे हो तो आपके लिए टाइम थोड़ा अलग है जमीन पर खड़े लोगों से। बस डिफरेंस इतना कम है कि आप नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन होता है। जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसी की वजह से काम करते हैं। वो इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं कि उनके लिए टाइम थोड़ा अलग हो जाता है, और अगर साइंटिस्ट इसे कैलकुलेट करके फिक्स ना करें तो आपका जीपीएस आपको गलत लोकेशन बताएगा। तो हर बार जब आप अपने फोन पर जीपीएस यूज करके कहीं जाते हो तो आप असल में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट का फायदा ले रहे हो। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आपकी मदद कर रही है सही रास्ता ढूंढने में।
अब सवाल ये है कि क्या हम कभी एक रियल टाइम मशीन बना पाएंगे जिसमें बैठकर हम बैक टू द फ्यूचर की तरह अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकें? तो देखो, फ्यूचर में जाना तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस हमें बहुत तेज चलना है। अगर हम कोई ऐसी स्पेसशिप बना लें जो लाइट स्पीड के करीब जा सके तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। जितनी तेज स्पीड उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा, और जब हम वापस आएंगे तो हम फ्यूचर में होंगे। लेकिन पास्ट में जाना वो अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमने 3 तरीके देखे, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, अल्कुबियरे ड्राइव और क्वांटम लेवल पर टाइम रिवर्सल। ये सभी मैथमेटिकली पॉसिबल हैं। साइंस के नियम इन्हें अलाउ करते हैं, बस हमारी टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है। लेकिन सोचो ना, 100 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम हवाई जहाज बनाएंगे, लेकिन आज हमने बना लिया। 50 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हम मून पे जाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि हर किसी के पास एक छोटा सा फोन होगा जिसमें पूरी दुनिया की जानकारी होगी, लेकिन आज हमारे पास है। तो कौन कहता है कि हम टाइम मशीन नहीं बना पाएंगे? शायद 50 साल बाद या 100 साल बाद हम सच में एक ऐसी मशीन बना लें, और तब एक मजेदार सवाल आएगा, अगर फ्यूचर में हमने टाइम मशीन बना ली तो क्या वो लोग हमारे पास्ट में आएंगे, यानी हमारे टाइम में? स्टीफन हॉकिंग ने एक बार एक मजेदार एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पार्टी रखी टाइम ट्रैवलर्स के लिए, लेकिन इनविटेशन उन्होंने पार्टी के बाद भेजा। आइडिया ये था कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो फ्यूचर के लोग इनविटेशन देखेंगे और पास्ट में आकर पार्टी में शामिल होंगे। और फिर क्या हुआ? कोई नहीं आया। पार्टी में कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है, या फिर फ्यूचर के लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें पास्ट में नहीं आना चाहिए क्योंकि इससे हिस्ट्री चेंज हो सकती है। या फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद टाइम ट्रैवल तभी पॉसिबल होती है जब टाइम मशीन बन जाती है। मतलब तुम उससे पहले के टाइम में नहीं जा सकते जब मशीन बनी थी। तो अगर हम 2100 में टाइम मशीन बनाते हैं तो हम 2100 से आगे या पीछे जा सकते हैं, लेकिन 2026 में नहीं आ सकते। इसीलिए अभी तक कोई टाइम ट्रैवलर नहीं आया, क्योंकि अभी टाइम मशीन बनी ही नहीं है। ये थियरी भी काफी पॉपुलर है साइंटिस्टों में। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल है। ना सिर्फ थियोरेटिकली, बल्कि हम छोटे स्केल पर इसे कर भी रहे हैं। और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम शायद एक दिन रियल टाइम मशीन बना लेंगे। तब इंसानियत का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होगा। हम अपने पास्ट को देख सकेंगे, हम अपने फ्यूचर में जा सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल भी हो गई तो भी इसे बहुत सोच समझकर यूज करना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस ना करें। कमेंट में बताना कि अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो आप कहां जाना चाहते, पास्ट में या फ्यूचर में, और क्यों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।